Good evening everyone. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. तो ये हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं उसी की फर्दर वीडियोस मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, मैंने आपको अभी एक वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और प्रोबेबिलिटी के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर इज x/12। आपको जब करेक्ट आंसर कोई मतलब क्वेश्चन पूछा होगा तो प्रोबेबिलिटी की उसने करेक्ट आंसर दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी x/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3। और क्या कह रहे हैं नॉट मतलब आप जब इनकरेक्ट दे रहे हैं मतलब कि आपने करेक्ट आंसर नहीं दिया है मतलब आपने इनकरेक्ट आंसर गेस किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। इन्होंने बोला है व्हाट इज x इक्वल्स। तो पता x किसके इक्वल है तो आपको याद होगा तो हमने प्रोबेबिलिटी में हैपनिंग और फिर इसकी नॉट हैपनिंग इसका सम हमने पढ़ा था क्या होता है दोनों का इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जब हम x/12 प्लस में 2/3 क्योंकि एक तो इवेंट होने का है दूसरा नहीं होने का है। ठीक है, तो इक्वल ये किसके होता है 1 के होता है। यहाँ पे अब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम 12 आएगा, यहाँ तो x ही रह जाएगा, यहाँ पे इंटू आपको ऊपर नीचे किससे करनी पड़ेगी 4 से करनी होगी तो 8 आएगा इक्वल्स टू 1। 12 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डिवाइड में है तो x प्लस 8 इक्वल्स टू हमारा 12 आ जाएगा। x आ जाएगा 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखना ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या था करेक्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी x/12, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर 2/3 थी। आपको पता है कि इफ PA प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A, मैंने बताया ना हम इसको बोलते हैं कि हैपनिंग की है और हमारा ये P A बार हमारी क्या होती है नॉट हैपनिंग की। ठीक है, ये तो हमारा इवेंट हुआ है और ये हमारा इवेंट नहीं हुआ है। ठीक, नॉट हैपन। तो इन दोनों का सम क्या होता है इक्वल होता है हमारे इक्वल्स टू 1। ठीक है, बस आपको जब पता है आपके पास पी ए भी है पी बार भी है पी ए बार भी है तो आप दोनों का सम इक्वल रख देंगे 1 की तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। किसी को ये प्रॉपर्टी याद है कि ये इवेंट हैपन नॉट हैपन इक्वल्स टू हमारे 1 होता है तभी वो इसको सॉल्व कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ बार बार कि आप प्रॉपर्टीज जरूर से हर चीज की पढ़ें क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्म्ड होते हैं। अगर प्रॉपर्टी पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज नॉट अ स्विमर इज 0.3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 पर्सन 4 पर्सन आर स्विमर। तो हमें ये बताना है कि हमें गिवन क्या है नॉट कि एक बंदा स्विमर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 और हमें पूछा गया है कि 5 में से 4 अगर स्विमर है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको दिख रहा है ना ये कॉम्बिनेशन सा बनाया हुआ है तो ये आपका क्वेश्चन होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व। ठीक है, चलो हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखो आपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कराए थे जिसमें बायनॉमियल था, हमारा पॉइजन था और हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। ये 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, तो इसमें लगेगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है हमारा अगर x इक्वल्स टू हमारा r NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ठीक है p होता है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये मान लो ये हमारा क्या होता है p हमारा होता है सक्सेस और हमारा Q इस केस में क्या होता था हमारा फेलियर। ठीक है, आपको क्या गिवन है n हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, p हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ऑफ ऑन ईच ट्रायल और Q हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आपको जब P पता है तो आप Q फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस P कर दे क्योंकि P सक्सेस प्लस फेलियर दोनों का सम होता है 1 के इक्वल। तो Q को आप P की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस P करके, उसके इक्वेशन को P इधर चला जाएगा तो 1 माइनस P। ठीक है, R हमारा है नंबर ऑफ सक्सेस, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन थी
कि वो पर्सन स्विमर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें नॉट वाली सिचुएशन पता थी, 0.3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज स्विमर, तो हम निकाल सकते हैं कि वो स्विमर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.3, तो क्या आ जाएगा 0.7। इसको आप एक तरीके से फेलियर मान सकते हैं और इसको हम सक्सेस मान सकते हैं, पी, ठीक है। तो आपको निकालना है पी। आपको पूछा क्या था कि पूरे 5 पर्सन है, उसमें से आपको बताना है कि 4 पर्सन अगर स्विमर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो 4 पर्सन है तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और लिखते कैसे हैं हम, एनसीआर, एन आपका कितना है टोटल 5, निकालना आउटकम कितने का है 4, ठीक है। पी हमने अभी निकाला कितना है हमारा 0.7, 0.7 होता है और उसमें पावर क्या होती है, आर होती है। आर मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस हमारी कितनी थी, कितने सक्सेस बोला है, 4 पूछा है। 5 में से 4 हमारा क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है हमारी, तो हमारी इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। 0.3 मल्टीप्लाई में फेलियर था, एन माइनस आर, एन कितना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 5, और आर कितना है 4, तो 5 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5C4 0.7 की पावर 4, और ये 0.3 की पावर 5 माइनस 4 हमारा 1 हो जाएगा, तो लिखो या मत लिखो 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उसमें आपको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बोला था, फर्दर सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करते हो, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये हमारा क्या आ जाता है 4 फैक्टोरियल, ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फर्दर उसमें आप फिर 0.7 की पावर 4 और इनटू में 0.3 करते हैं, अगर ये फर्दर क्वेश्चन आपका अल्टीमेट आंसर बोलेगा तो। मगर ये आपका यहीं पे सिर्फ इतना ही आंसर दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको एक और बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या फॉर्मूला होता है, एनसीआर, ठीक है, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। एन हमारा कितना था, टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने पर्सन है 5, ठीक है, 5 है, यहाँ पे हमें 4 था, और हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनों की निकालनी है 4 की, वो हमारा आर होता है, ठीक है। पी नंबर ऑफ सक्सेस हमारी कितनी है 4.7 कि वो स्विमर है, स्विमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7, पावर आर आती है 4, क्यू हमारा कि वो स्विमर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, एन माइनस आर 5 माइनस 4, तो बस ये आपका आ जाएगा 5C4 0.7 की पावर 4 और हमारी मल्टीप्लाई में 0.3, ठीक है। 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 7 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, एक बैग है जिसके अंदर हमारी 7 तो रेड बॉल्स हैं और 4 हमारी ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, क्या कह रहे हैं, इसमें से हमने कितनी बॉल्स निकाली, 2 बॉल्स निकाली हैं विद रिप्लेसमेंट, का मतलब है कि हमने वो बॉल्स जितनी शुरू में थी लास्ट में भी उतनी थी, हमने वो वापस रख दी थी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर इज, तो हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों बॉल निकली है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। चलो उसको डिटेल में करते हैं। सो हम अब करते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। याद होगा आपको, ऐसे हम निकालते थे एनसीआर, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में हमारा आर फैक्टोरियल, है ना। तो इसी बेस्ड हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 7 और ब्लू बॉल्स हैं आपके पास 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी कितनी होगी 11। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड बॉल की, कि हमारी वो रेड बॉल है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे सी फैक्टोरियल 1। टोटल नंबर ऑफ बॉल रेड कितनी है 7, आउट ऑफ विच हम एक बॉल निकाल रहे हैं, तो 1 यहाँ पर आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 11, जिसमें से हमने एक बॉल निकाली है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ऊपर वाले में लगाएंगे पहले 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हमारा 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 1 फैक्टोरियल, और हमारा 1 फैक्टोरियल। अभी आपको मैं पहले फैक्टोरियल बता देती हूँ। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 4 3 2 1, मतलब हम उसके फैक्टर्स कर देते हैं टिल 1 तक, ठीक है। ये 7 फैक्टोरियल होता है। ऐसे ही 11 फैक्टोरियल होगा तो 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 फैक्टोरियल का ऊपर 7 ही आएगा। 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल हो गया। 1 फैक्टोरियल का मतलब है क्या 1 ही होगा, उसके बाद तो कोई टर्म है ही नहीं, जीरो नहीं आता है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो गया तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 को हम कुछ नहीं लिखते हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 1 हमारा कितना आएगा 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, नीचे ले आओ टर्म्स को, 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और ये नीचे 10 फैक्टोरियल हमारा ऊपर चला जाएगा। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ तक 7 है, इसके आगे की ये सारी चीज क्या है 6 फैक्टोरियल ही है। तो ये आपका क्या आया है 7 फैक्टोरियल था। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारा क्या है 6 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल। तो 10 से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 7/11। ठीक है, आपको और क्लियर होगा, मैं आपको दूसरी वाली टर्म बताती हूँ एक एक करके। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है कि वो ब्लू बॉल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल बॉल्स कितनी है 4 ब्लू बॉल, उसमें से हमने एक बॉल निकाली, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 11, जिसमें से हमने एक बॉल निकाली है। तो आप चाहो तो एक एक करके सॉल्व कर लो, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ ये हमने कैसे सॉल्व किया है। 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस में 1 फैक्टोरियल और हमारा 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 4 माइनस 1 हमारा कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो हमारा 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 ही रहता है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। सो 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ तो आपका बचा 4। ऊपर की टर्म आ गई आपकी 4, नीचे आपका क्या है 11C1, वो हमने अभी निकाला था, दोबारा सॉल्व करते हैं। 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 11 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल, और ये हमारा 11 माइनस 1 हमारा 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 फैक्टोरियल गया तो आ गया आपका 11। तो आंसर आपका क्या आ गया 4/11। ठीक है, अब देखते हैं इसने बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन रेड एंड वन ब्लू बॉल। एक रेड है और एक ब्लू बॉल। मैंने आपको यहाँ रूल बताती हूँ प्रोबेबिलिटी का, कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस। क्लियर रखना, जब आपकी एंड पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड एंड वन ब्लू बॉल, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो और लिखे तो मतलब कि आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, आपको निकालना है वन रेड बॉल और वन ब्लू बॉल की। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी 7/11 आई थी, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी 4/11 आई थी। तो आपका आंसर क्या आएगा 28/121। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें प्रोबेबिलिटी पहले क्या आनी है ब्लू बॉल की देन रेड बॉल की, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है जो हमने बॉल्स दो निकाली है पहले रेड आई हो फिर ब्लू आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले ब्लू आई है देन रेड आई है, तो हम दोनों प्रोबेबिलिटी लेंगे। ठीक है, तो अब हम लेंगे कि वन ब्लू बॉल है और वन रेड बॉल है, तो पहले ब्लू बॉल आई 4/11, बाद में रेड बॉल आई 7/11, आएगा वही 28/121। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों डिफरेंट कलर्स की है। ठीक है, तो मतलब कि बात क्या हुई कि या तो रेड है या फिर ब्लू है। ठीक है, रेड भी है और हमारा ब्लू भी है, तो मैंने बताया था और का मतलब आपका क्या होता है प्लस होता है। तो 28/121 प्लस में 128 डिवाइडेड बाय 121, तो एलसीएम तो आपका 121 ही आएगा, ऊपर ऐड कर देंगे तो 56। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 121। ये प्रोबेबिलिटी का रूल दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट ए एंड बी और बी एंड सी इज कैलकुलेटेड एज। तो ये हम किसको ऐसे कैसे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालो और करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे बी एंड सी है, तो आपको क्या करना है, आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ करनी है पहले, है ना। एंड का मतलब मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई होता है, और का मतलब हमारा प्लस होता है, उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी, तो मतलब कि पी बी की मल्टीप्लाई पी सी की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इससे आपका आंसर निकलेगा, जब दो इवेंट पूछे उन्होंने, या तो ए बी हुआ है और हमारा बी सी हुआ है, तो उसको निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यही किया, पहले तो रेड या ब्लू होनी चाहिए, पहली रेड बॉल आई फिर ब्लू आई, या फिर पहले ब्लू आई रेड बॉल आई।
तो फिर लास्ट में हम दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, प्रैक्टिस करना, इसके जैसा सा कुछ एक क्वेश्चन अपने आप खुद बना के देखना, क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4 और आपको यूनियन गिवन है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0.6, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी मतलब जो इवेंट ए एंड बी है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब आपको क्लियर होना, आपको प्रोबेबिलिटी वाला अगर अपनी क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो क्या रूल लगता है। मैं आपको वैसे भी अभी भी क्लियर करूंगी क्या रूल लगता है, चलो चेक करते हैं। सो इंडिपेंडेंट इवेंट का रूल होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट्स की अकरेंस एक दूसरे पे कोई अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगी। तो इसका रूल होता है जब आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि रूल्स एंड प्रॉपर्टीज मस्ट हैं, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये छोटे छोटे रूल्स ही इतने जरूरी हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको गिवन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन था 0.4 और आपको गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन था 0.6। अब यहाँ पर भी आपका एक रूल लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकलता कैसे है। वो कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि आपके पास इंटरसेक्शन तो है नहीं और आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो इसलिए हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका कितना है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में आप अब इसकी जगह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया। ठीक है, बचा क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपके पास ये आ गया। वैल्यू पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.4 है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ गया। आप चाहें तो कॉमन भी ना लेके डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे, 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई किया 0.4 माइनस में 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका क्या है मल्टीप्लाई के साथ ए, तो 1 है ये, 1 माइनस 0.04 आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकल के आएगा 0.6 इक्वल्स टू 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में 0.4, 0.4 प्लस में हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0.6 ए की जगह इक्वल। अब ए है ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/3 आपका ए आ गया। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी, दोबारा बताती हूँ, देखिए आपका पी ए यूनियन बी निकलता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। आपने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है पी ए को, तो अभी मैं आपको एकदम क्लियर बाइफिकेट करके दिखा रही थी, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर वैल्यू डालना। ठीक है, ये आपका 0.6 आ गया था, 0.6 लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है 0.4 है। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी क्या है 0.4। ये जब प्लस में हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का तो 0.2 हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.4 0.2 हो जाएगा। और पी ए मतलब का मतलब है 1, 1 माइनस 0.04 क्या हो जाएगा आपका 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी आपकी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/3। दैट्स ऑल। ठीक है, पहले मैं थोड़ा इजीली बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि मैथ्स में इतने क्लियर नहीं होते हैं, उसके बाद मैं इनको थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि सॉल्व कैसे करना है। तो थोड़ा ये मत करना कि मैम कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो इसलिए मैं 2 बार बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद से, बाद में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना, प्रोबेबिलिटी कराई है, वहां मैंने हर एक रूल कराया है, मैंने उसमें रूल बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप जाके वहां चेक कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने वहां कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 0.4 and probability of B is P and P A union B is 0.7 और A and B are independent events, तो then find the value of P। ये सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है जैसे हमने अभी किया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ P। आपको A यूनियन B गिवन है, आपको A प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही बताना है बेसिकली, जिसको उन्होंने लेट किया हुआ है P, तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको गिवन है, तो आप उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में P A इंटरसेक्शन B। अब आपके पास इंटरसेक्शन नहीं है तो आप इसको बाइफ्रिकेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपके पास 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू आपको P गिवन है, उसको आप P लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह आप क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ये यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.3। P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा कितना है? 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास क्या है? P। ठीक है, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? 1, तो 1 माइनस 0.4 क्या हो जाएगा? 0.6P। मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 हमारी P की वैल्यू आ गई, और 1/2 ही हमारा क्या होता है? 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। ये मत सोचेगा कि मैम का तो 1/2 आ गया, इसको देखो कि अगर ऐसा नहीं आ रहा तो फर्दर इसको और डिवाइड करें। ठीक है, तो 0.5 आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये मैंने आपको डिटेल में वहां करा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ मैंने इवेंट्स का वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही कंसेप्ट लिखा हुआ है, देन इसकी कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट ये लिखा है कि 3 मैंगोज हैं और 3 एप्पल है एक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 मैंगोज हैं एंड 3 एप्पल्स हैं। इफ 2 फ्रूट्स आर चूजन एट रैंडम, 2 फ्रूट्स निकालने हैं रेंडमली। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट वन इज अ मैंगो एंड अदर इज एन एप्पल। तो आपको देखो यहाँ पर आपको बता दिया है कि फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए? मैंगो होना चाहिए, एंड आपका सेकंड वाला क्या होना चाहिए? एप्पल होना चाहिए। तो उसने बता दिया है कि पहले वाले में मैंगो आना है, सेकंड वाले में एप्पल आना है। चलो तो करते हैं इसका क्वेश्चन। देखो आपको एस क्या है? हमारा एस हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और ई हमारा क्या है? दैट इज फेवरेबल इवेंट जो हमें निकालना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाता है? तो अगर हमें ई निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमारी फेवरेबल इवेंट होने की वो नंबर ऑफ, मतलब कितना टाइम आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो टोटल फ्रूट्स आपके पास कितने हैं? 3 मैंगो हैं, 3 एप्पल हैं, तो टोटल हो गए 6। अब आता है जब पॉसिबल वेग्स की बात करें कि पहला मैंगो होना चाहिए, देन एप्पल होना चाहिए। जब ऐसे पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या है? हमारे मतलब नंबर ऑफ, हमारा सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा? टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं? 6। ठीक है, इसमें से हमने कितनी निकाले हैं फ्रूट्स? 2 निकाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये 6 कॉम्बिनेशन सी के साथ हमारा कैसे निकलता है? 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आ गया हमारा, मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आप 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 गया 2 3, तो ये आपका क्या आ गया? 15। यही आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया। फेवरेबल बेस की बात करें तो वो कैसे निकलेगा कि आपका पहला मैंगो होना चाहिए और दूसरा आपका एप्पल होना चाहिए। तो आप ऐसे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, तो ये आपके आ गए फेवरेबल इवेंट का आंसर। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? क्या लगाया था हमने? फेवरेबल इवेंट दैट इज हमारा 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम दैट इज हमारा सैंपल साइज क्या आ गया? 15। तो ये आ गया आपका 9/15। इसको और कट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3/5। क्या था ये? दोबारा समझ लीजिए। सैंपल कैसे निकाला हमने? सैंपल स्पेस, टोटल इवेंट 6 है, निकाली है उसमें से हमने 2 बॉल। ठीक है,
मतलब 2 फ्रूट्स निकाले, फ्रूट्स की बात हो रही है, तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपका 15 आ जाएगा। और हमारे फेवरेबल वेज क्या है कि आपने पहले मैंगो में से एक फ्रूट निकाल, मतलब मैंगो के 3 मैंगो में से एक मैंगो निकाल लिया, उसके बाद आपने 3 एप्पल में से एक एप्पल निकाल लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपका? फेवरेबल इवेंट अपॉन में सैंपल साइज, मतलब सैंपल स्पेस 15, ये आ गया आपका 3/5। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। जब पूछ लेना वेज में बता देना कि पहला मैंगो है देन एप्पल है, तो याद रखना कि फिर हम ये फॉर्मूले की वेज में सॉल्व करते हैं, हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं, ठीक है। ये है कि इन अ रूम देयर आर 8 कपल्स, एक रूम है उसके अंदर 8 कपल्स हैं। 8 कपल्स है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर कितने होंगे? कपल्स का मतलब होता है 2, नंबर ऑफ पीपल इसमें कितने हो गए? 16। आउट ऑफ दैम 4 पीपल आर सेलेक्टेड एट अ रैंडम, इसमें से 4 पीपल निकाले, 16 में से 4 पीपल सेलेक्ट करें। हमें ये निकालना है कि दैट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे मे बी अ कपल्स, तो ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कपल्स हैं, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो डिटेल एक्सप्लेनेशन पर। कॉम्बिनेशन है, हमें आर ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट्स में से हमें हमारा आर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम उसमें लगाएंगे हमारा कॉम्बिनेशन एनसीआर। क्या था वो हमारा? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हम सिंपल यूज करते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग मैंने कैसे बताया था? नंबर ऑफ वेज इट हैपेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ वेज वो चीज हैपन हो सकती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम यूज ऑफ कॉम्बिनेशन कब करते हैं? इफ अ प्रॉब्लम कॉल्स फॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की अगर वेज की बात करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। इन अ रूम देयर आर 8 कपल्स, तो 8 कपल्स का मतलब है 60 पीपल। 16 में से हमने 4 को सेलेक्ट किया, तो टोटल पॉसिबल केस हमारे पास कितने हो गए कि हमने 16 में से 4 को सेलेक्ट किया है, ठीक है। नाउ वी सेलेक्ट 4 पीपल दे मे बी कपल्स, अब हमें 4 ऐसे लोग सेलेक्ट करने हैं जो कपल्स हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कपल्स हमारे पास कितने थे? 8। उनमें से हमें सेलेक्ट कितने लोग करने हैं? 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, 4 पीपल। वो 4 पीपल क्योंकि कपल होने चाहिए तो हम उन्हें कपल्स में से निकालेंगे, तो 4 पीपल कपल होने चाहिए, तो कपल कितने हुए? 2 होंगे, है ना। तो 8 में से हमें 2 कपल चूज करने, तो ये हमारा फेवरेबल, हमारे फेवरेबल केसेस हो गए कि हमें क्या फेवरेबल केस निकालना, और ये हमारे क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, ये टोटल पॉसिबल केस हो गए, ये हमारा टोटल पॉसिबल केसेस हो गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केस दैट इज 8 फैक्टोरियल, सॉरी एक कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय हम किसके साथ करेंगे? 16C4। बस आपको उसने यहीं तक पूछा है तो यहीं तक सॉल्व करना है। अगर आंसर थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेशन होती तो हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते। तो ये था हमारा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक this session. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Tata.